आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। दरअसल मुसलमानों को लेकर किए गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैं कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ हूँ। कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है और मैं इस पर बात कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, उन्होंने तय किया कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस झूठ बोल रही है और इस झूठ से पर्दा हटाना मेरी जिम्मेदारी है। संविधान सभा में तो मेरी पार्टी के लोग नहीं थे, संविधान सभा ने तय किया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही है। वो लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं और मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूँ। ये लोग बांटने की राह पर चलते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम किसी को विशेष नागरिक मानने को तैयार नहीं हैं। हम सब नागरिकों को एक बराबर मानते हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में नाबालिग से हुए गैंगरेप के बाद उसे भट्टी में जिंदा जलाकर मारने के मामले में आज सोमवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट 2 ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 2 अगस्त 2023 की इस घटना के बाद पुलिस ने जांच करते हुए 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए थे और कोर्ट ने बीते शनिवार को 7 अभियुक्तों को बरी करते हुए कालू और कान्हा को दोषी माना था। बरी किए गए 7 अभियुक्तों में दोषी कालू और कान्हा की पत्नी, मां और बहन थी। भीलवाड़ा गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मृतक नाबालिग की मां ने कोर्ट से बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब हमें न्याय मिल गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अगस्त 2023 में भीलवाड़ा के कोटड़ी में बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में अदालत से दोषियों को मृत्युदंड की सजा का फैसला स्वागत योग्य है। गहलोत ने कहा कि उस समय हमारी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए त्वरित गिरफ्तारी की थी। उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया था और केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया गया। करीब 1 महीने में ही इस केस का आरोप पत्र दायर कर दिया गया था और आज करीब 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के हिसार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा ने 2024 के चुनाव की शुरुआत भारत छोड़ो यात्रा से की थी। मैं आपसे कहकर जाता हूं कि 4 जून के बाद दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 4 फेज का चुनाव हो चुका है और 4 फेज में मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, जबकि शहजादों और दामादों की पार्टी को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि पिछले 70 साल तक कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, मगर मोदी जी ने 5 साल में ही पूरा कर दिया। राहुल और सोनिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का डर था। इनका वोट बैंक घुसपैठिए हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिनको अमित शाह घुसपैठिए कहते हैं वो देश के नागरिक हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में कहते सुनाई देते हैं कि विपक्ष के नेता घुसपैठिए वोट बैंक के डर की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। अब उनकी इसी टिप्पणी पर जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने ANI से कहा कि गृह मंत्री का मतलब क्या है ये कहने का, यह सांप्रदायिक बयान है। इनको मालूम होना चाहिए कि जिनको ये घुसपैठिए कहते हैं वो देश के नागरिक हैं, उन्हें वोट का अधिकार मिला है। सिब्बल ने कहा कि आपके बयान का मतलब ये है कि देश के नागरिक घुसपैठिए हैं। आप गृह मंत्री हो, आपने देश के संविधान की शपथ ले रखी है कि आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आप अपने ही नागरिक को घुसपैठिया बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि देश के गृह मंत्री ये बात करें तो 2 ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि 4 जून को नतीजे आए तो आप हार रहे हैं और आप हार रहे हैं इसलिए सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, या फिर मन में अपने ही नागरिकों के लिए जहर है। आम आदमी पार्टी के दावे कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है और अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार होगी। अब इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कड़ी और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा
और प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि आज की पीसी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले और खतरे को लेकर है और इसमें पीएमओ की साजिश है। आप नेता ने कहा कि कई बार बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की है और अब उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हमले की धमकी दी जा रही है। संजय सिंह ने बताया कि इसका पूरा संचालन बीजेपी और पीएमओ की ओर से किया जा रहा है। मोदी जी नफरत की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी और पीएमओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आप नेता संजय सिंह ने आगे बताया कि पटेल नगर मेट्रो की फोटो है और अंकित गोयल नाम के व्यक्ति की ओर से लिखी गई धमकी है। इसकी भाषा आप पढ़ेंगे तो ठीक वही भाषा है जो बीजेपी बोलती है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के अंदर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की धमकी लिखी जा रही है और राजीव चौक मेट्रो पर भी इसी तरह की धमकी लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की तरफ से हम चुनाव आयोग को भी पत्र लिख रहे हैं और उनसे मिलने का समय भी मांगेंगे। अगर सीएम केजरीवाल को खरोंच भी आती है तो इसके लिए पीएमओ और बीजेपी जिम्मेदार होंगे। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले का संज्ञान ले और इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा 400 सीटें इसलिए चाहती है जिससे कि आरक्षण खत्म कर सके और संविधान में बदलाव कर सके। अब विपक्ष के इन्हीं आरोपों का प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 80 से 90 बार संविधान में संशोधन तो इन्हीं लोगों ने किया। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने तो संविधान की आत्मा, उसकी प्रस्तावना में ही परिवर्तन कर दिया था। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि धर्म के नाम पर नहीं, गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए और भारत में इस समय गरीबी के आधार पर ही आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए इसे खत्म करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजनाथ सिंह ने पूछा कि विपक्ष कहता है कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण देंगे, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? मैं विपक्ष से कहता हूं कि अल्पसंख्यकों से झूठ मत बोलो। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि 5वें चरण के चुनाव की देश और बिहार से जो अभी तक खबर आ रही है वो हमारे लिए बहुत सार्थक संदेश है। उन्होंने कहा कि जनता ऊब चुकी है। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 300 पार आंकड़ा जाएगा और 4 जून के बाद देश को एक रोजगार उन्मुख सरकार मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि कल शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को एक ईवीएम पर बार बार वोट डालते हुए दिखाया गया। अधिकारी ने बताया कि इसकी जांच कराई गई है और जांच में पता चला है कि यह फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का वीडियो है और यह विशेष रूप से एटा जिले के अंतर्गत आने वाले अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव का वीडियो है। वीडियो में जो व्यक्ति था उसकी पहचान की गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बचे हुए 3 चरणों में जो मतदान होना है उन जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पहचान की मानक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। आपको बता दें कि कल रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक युवक ईवीएम पर बार बार वोट डालता नजर आया। उसने करीब 5 से 7 बार अलग अलग बार जाकर ईवीएम पर वोट डाला। उत्तर प्रदेश के इस वायरल वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। सपा प्रमुख ने आगे लिखा #नहीं चाहिए भाजपा। अब अखिलेश के इसी पोस्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रिपोस्ट किया है और चुनावी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। तेहरान टाइम्स के अनुसार दुर्घटना स्थल तेहरान से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी इलाके में खोज अभियान चलाने के लिए 40 अलग अलग टीमों को लगाया गया। ईरान के एक टीवी चैनल के मुताबिक घने कोहरे और बारिश ने राहत और बचाव अभियान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। ईरान की सेना के एक अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया कि हेलीकॉप्टर की खोज के लिए सेना अपने सभी उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया है और किसी के बचने की कोई संभावना नहीं है। बता दें कि कल रविवार रात को खबर सामने आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कहा जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में रईसी के साथ विदेश मंत्री और कई अन्य शीर्ष अधिकारी सवार थे।
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से गहरा सदमा लगा है। भारत और ईरान के संबंध मजबूत होने में इब्राहिम रईसी का अहम योगदान रहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस मुश्किल वक्त में भारत ईरान के साथ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत से सदमा पहुंचा है। जनवरी 2024 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मुश्किल घड़ी में हम ईरान के लोगों के साथ हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।